गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी। कल के वीडियो में जो है हमने जल प्रबंधन के बारे में पढ़ा था। आज जो है जल प्रदूषण निवारण, परंतु इसमें जो है जल प्रदूषण निवारण के अंतर्गत जो चीज़ें बताई जाएगी वो जल को प्रदूषण होने से रोकने के लिए नहीं, बल्कि किन किन राज्यों में जल प्रदूषण को रोकने के लिए किस प्रकार की योजना बनाई गई है उसके बारे में इस वीडियो में बताया गया है। जल प्रदूषण निवारण के कारण या जल प्रदूषण निवारण की जो चीजें हैं वो सबको पता है कि कैसे हम जल को संरक्षित, सुरक्षित और प्रदूषण से मुक्त कर सकते हैं, और ये किया भी जाना चाहिए। परंतु जो है हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग भी जो है जानबूझकर जो है जल को प्रदूषित करते हैं या व्यर्थ बहा देते हैं और सोचते हैं कि हमारे एक के करने या नहीं करने से क्या फर्क पड़ता है। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि कोई एक व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे इस संरक्षण करने से क्या फर्क पड़ता है, तो आप सोचिए कि आपके जैसे लाखों लोग ये चीजें सोचते हैं, और जब एक व्यक्ति के सोच से जब लाखों लोग यही सोचते हैं तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए जो है अपनी सोच बदलिए और आप भी उस काम को करिए। चलिए हम देखते हैं जल प्रदूषण निवारण के उपाय। हमारे लिए जल अति उपयोगी संसाधन है। शुद्ध जल की उपलब्धता प्रायः पर्वतीय क्षेत्रों में कम होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में कम बसे क्षेत्रों में ही शुद्ध जल की उपलब्धता अधिक होती है, किंतु प्रायः मैदानी क्षेत्रों में, औद्योगिक इकाइयों में और अपशिष्टों को नदी में प्रवाहित करने से जल की गुणवत्ता में कमी आ रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPCB के साथ मिलकर 507 स्टेशनों की राष्ट्रीय जल संसाधन गुणवत्ता का मॉनिटरिंग कर रहा है। ठीक है, जिसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य नियंत्रण जो प्रदूषण बोर्ड है, इन संस्थानों द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार जय और जीवाणिक संदूषण नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी देश में सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। दूसरी प्रदूषित नदियां में अहमदाबाद में साबरमती, लखनऊ में गोमती, मदुरई में काली, अंडियार कुअम, वैगई, हैदराबाद में मूसी तथा कानपुर और वाराणसी में गंगा है। इसी प्रकार देश के विभिन्न भागों में भी जो भूमिगत जल स्तर है उसमें भारी विषैली धातुओं, फ्लोराइड और नाइट्रेट के संकेंद्रण के कारण भूमिगत जल भी जो है लगातार जो है प्रदूषित होते जा रहा है। सरकार ने जल प्रदूषण से बचाने के लिए कई वैधानिक व्यवस्थाएं की है। इनमें से जल अधिनियम 1974 और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 प्रमुख हैं। दुर्भाग्य से इन्हें प्रभावपूर्ण ढंग से लागू नहीं किया गया। इस कारण 1977 में प्रदूषण फैलाने वाले 251 उद्योग नदियों एवं झीलों के किनारे पर स्थापित हो गए। ठीक है, 1974 में जो है प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, और 1986 में प्रदूषण पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया, परंतु सरकार ने जो है इसके ऊपर विशेष बल नहीं दिया। दुर्भाग्यवश ये योजना जो है पूर्णतः लागू नहीं हो पाई, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1997 में जो है 251 उद्योग जो है नदियों के तटों पर स्थापित हुए और अपने सारे गंदे पदार्थ जो है नदियों में बहा दे रहे हैं, जिससे नदियों का जल प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। जल उपकर अधिनियम 1977 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना था। इसका भी बहुत कम प्रभाव पड़ा। इन असफलताओं को ध्यान में रखते हुए जल प्रदूषण के अधिप्रभावों के संबंध में जन साधारण में जागरूकता पैदा करना अति आवश्यक है। जन जागरूकता और उनकी भागीदारी से कृषिगत कार्यों तथा घरेलू और औद्योगिक विसर्जन से उत्पन्न प्रदूषकों में बहुत प्रभावशाली ढंग से कमी लाई जा सकती है। यदि हम जो है अपने स्तर पर भी अगर काम करते हैं और ध्यान रखते हैं तो हम प्रदूषण को समाप्त तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कमी जरूर कर सकते हैं। जल का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। अभी जो है प्रदूषण के कारण जो है क्या हो रहा है कि जल जो है प्रदूषित हो जा रहा है। बहुत सारे उद्योगों और कारखानों में जो है प्रदूषित जल बहा दिया जाता है। बड़े शहरों में जो है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर भी जो है जलों को जो है पुनः उपयोग में लाने लायक बनाया जा रहा है। अर्थात जो सीवरेज है वहाँ पर जो गंदे पानियाँ घरों का इकट्ठा होता है, उन पानी को क्या करते हैं कि फिर से शुद्ध करके जो है उसको उपयोग में लाने का प्रयास किया जा रहा है या किया जाना चालू हो गया है। वैसे ही बड़े उद्योगों में जो बहुतायत में पानी लगता है, उस पानियों को जो है क्या किया जा सकता है कि फिर से शुद्ध करके जो है उसका उपयोग पुनः किया जा सकता है। इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो जल की जो
उपयोगिता है वो कम हो जाएगी। दूसरा, प्रदूषित जल की भी मात्रा में कमी आएगी और प्रदूषण भी कम हो जाएगा। इस प्रकार से जो शुद्ध किए गए जल है उसका उपयोग जो है बर्तनों को धोने, नहाने, बागवानी के लिए प्रयोग किया जा सकता है। और इससे अधिक उच्च गुणवत्ता वाले जो जल है उसका उपयोग जो है पीने हेतु किया जा सकता है। जल के पुनः चक्र एवं पुनः उपयोग की क्रिया अभी आरंभिक दौर में है और ऐसी कल्पना या ऐसी उम्मीद रखी जा रही है कि भविष्य में जो है इसका जो है व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाएगा। जल संभर प्रवर्धन। जल संभर एक ऐसा क्षेत्र है जिसका जल एक बिंदु की ओर प्रवाहित होता है, जो इसे मृदा और जल संरक्षण की आदर्श नियोजन इकाई बना देता है। इसमें एक या अनेक गांव, कृषि योग्य भूमि, अकृषि योग्य भूमि और विभिन्न वर्गों की जोतों और किसानों को शामिल करते हैं। जल संभरण विधि से कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाकलाप जैसे उद्यान कृषि, वानिकी, वन वर्धन का समग्र रूप में विकास किया जा सकता है। जल संवर्धन विधि जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण उपाय है, जिसमें कृषि का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, परितंत्रीय कमी या ह्रास को जो है रोका जा सकता है और लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। केंद्रीय, राज्य सरकार तथा कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा बहुत से जल संभर विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना है। परियोजना लोगों के सहयोग से प्राप्त ग्राम पंचायतों द्वारा चलाई जा रही है। आंध्र प्रदेश में नीरू जल और आप तथा राजस्थान के अलवर जिले में अरवानी पानी संसद जल संभर के 2 प्रमुख कार्यक्रम हैं। इसके अंतर्गत लोगों के उद्धार के लिए जल संभर के कई कदम उठाए गए हैं। लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएं जैसे अंतःस्रवण, तालाब तोल खुदाई की गई है और रोक बांध बनाए गए हैं। ठीक है। जल संभर प्रवर्धन अर्थात जल को जो है एकत्रित करना और उसका उपयोग करना, ये होता है। इसके अंतर्गत बांध, कुएं, तालाब ऐसे माध्यमों से जो है जल को संग्रहित करना और बाद में जो है उसका उपयोग करना, ताकि किसानों को जो है देखिए सिंचाई के लिए या अकृषि क्षेत्र जो है या कृषि योग्य जो जमीन है वहां पर जो है अगर जल संभर कार्यक्रम बनाया जाता है तब वहां के किसानों को जो है पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की सुविधा की जा सकती है। साथ ही साथ तालाबों में यदि जल संग्रहण का काम किया जा रहा है तो मत्स्य पालन को बढ़ाया जा सकता है। वैसे ही आंध्र प्रदेश में नीरू और राजस्थान के अलवर जिले में जो है अरवारी पानी संसद जो है इसके 2 प्रमुख कार्यक्रम हैं। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर घरों में जल संग्रहण की संरचना के निर्माण को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे हम अगर आज की बात करें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, कि भाई आज जो भी नए बिल्डिंग बनते हैं उसमें ये अनिवार्य किया गया है कि आपको जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना है, ताकि वर्षा के जल का संग्रहण जो है आप भूमिगत जल के लिए कर सकें। कोई भी इमारत जल संग्रहण संरचना के बिना नहीं बनाई जा सकती। जल संभर प्रवर्धन अपनी आरंभिक अवस्था में ही है, इसके प्रति जन साधारण को जागरूक करना आवश्यक है। इसके अलावा जो है वर्षा का जल संग्रहण करना, तो आप देखते हैं कि बारिश का पानी जो है अधिकांशतः तेज गति से बहते हुए नालों के माध्यम से नदियों और नदियों से समुद्र में पहुंच जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम उस वर्षा के जल का संग्रहण करें। भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि हम कुछ स्रोतों का निर्माण करें जिससे वो रिस कर जो है भूमिगत जल पर पहुंच जाए। आप देखेंगे कि आजकल जो है कंक्रीटीकरण का जाल जो है हमारे आसपास बिछा जा रहा है, घरों पर भी, आंगन में भी जो है हम टाइल्स या फर्शों को लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बारिश का पानी है वो अंदर नहीं रिस पाता है। साथ ही साथ नदियों में बांधों का निर्माण नहीं होने की वजह से क्या होता है कि सारा पानी जो है समुद्र में जाकर मिल जाता है। अतः इसके लिए आवश्यक है कि हम वर्षा जल का संग्रहण करें। इसके लिए आवश्यक है कि एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, दूसरा ऐसे क्षेत्र जहां पर पानी जो है तेज गति से बहता है या नदियों में जो है बांध बनाकर जो है इसका उपयोग किया जा सकता है। बच्चों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट होगा पूछेंगे। थैंक यू।